डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रहे बदलावों की जानकारी, गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालें क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। कृषि शिक्षा में सुधार हो और किसानों के जीवन में बदलाव आए, इसके संदर्भ में डीडी किसान स्टूडियो, जो कि कृषि भवन में स्थित है, उसके माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, आज हम कृषि शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कृषि शिक्षा में क्या होता है किसान भाइयों, कि जैसे कि स्कूली स्तर पर भी 11वीं और 12वीं में भी अभी कृषि शिक्षा चल रही है, और इसके अलावा कृषि को अन्य पाठ्यक्रमों में भी, जैसे एनवायरनमेंट साइंस है, उसमें भी किसी न किसी पहलू को उसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में 77 आज की तारीख में, और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार। ये तीनों केंद्र द्वारा संचालित हैं, और बाकी जो 77 मैंने बताया वो राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर बीएससी एजी और एमएससी एजी की डिग्रियाँ और अन्य डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं। बीएससी एजी एक स्नातक प्रोग्राम होता है। एमएससी एजी में विभिन्न विषय चुनकर लोग एमएससी करते हैं, जिसमें कि सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, अलग अलग तरह के विषय रहते हैं। इसी तरह से और उच्च अध्ययन करने के लिए आईआईटी जो हमारा खड़गपुर है, वहाँ पे कृषि में जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है उसकी शिक्षा का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। आईआईएम अहमदाबाद मैंने जो एबीएम में डिग्री देता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, वह भी काफ़ी प्रतिष्ठित डिग्री होती है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में 3 बेसिक विंग होते हैं: टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। टीचिंग जो कि डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, वह उसको शिक्षा का पूरा विभाग देखते हैं, और वो पूरा जो शिक्षा के संचालन होता है, कैसे क्लासेस लगना है, क्या होता है, वो सारा परीक्षा वगैरह सब उनके उसमें आता है। इसी तरह से रिसर्च वाला भाग होता है विश्वविद्यालयों में, जो कि डायरेक्टर रिसर्च के अंडर आता है, जो अनुसंधान होते हैं किसी के क्षेत्र में, उसके बारे में बात करते हैं। और एक्सटेंशन जो होता है डायरेक्टर एक्सटेंशन के अंदर, जो कि केवीके आते हैं, केवीके के मैंडेट्स होते हैं, जो कि किसानों को शिक्षा देने के काम आते हैं, जो कि व्यवहारिक स्किल्स और वैसी शिक्षा देते हैं और प्रसार का काम करते हैं। इसी तरह से किसान भाई अपने बच्चों को आगे प्रोत्साहित करें कि वह अपनी डिग्रियां जैसे ही कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ें और जाकर आगे नौकरियां करें। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की गुंजाइश रहती है, जैसे बैंक में है, कृषि विभाग है, मंत्रालय हैं, सरकार और प्राइवेट कंपनियां हैं, खाद और बीज की, इस तरह का, तो उसमें जाके नौकरियां भी मिल जाती हैं। और इसके अलावा वो अपनी खेती को भी उन्नत बनाएंगे, लौट कर आकर आपको खेती के गुर सिखाएंगे, जो नई नई तकनीकें सीख कर आएंगे विश्वविद्यालयों से। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने बच्चों को, और बाकी लोगों से भी निवेदन है कि वह अपने बच्चों को किसी विश्वविद्यालय में कृषि की उन्नत शिक्षा देकर और उनको नौकरियों के लिए प्रोत्साहित करें, और साथ ही खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में कृषि प्राइवेट सेक्टर को कैसे सम्मिलित किया जाए, इसी पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए आपको दिखाएं। कृषि में निजी क्षेत्र का रोल क्या हो सकता है, निजी कंपनियां कैसे और कितना प्रतिशत निवेश कर सकती हैं, इसके बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव शुभा ठाकुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक
सहायक महानिदेशक एवं निदेशकों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव ने कहा, बहुत समय से एक प्राइवेट सेक्टर का रोल अनुसंधान में किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर चर्चा थी और इस चर्चा में मुख्य तौर से दो हमने जो एरियाज रखे थे। पहला एरिया था कि किस तरह से जो आज हमारी रिसर्च का कार्यक्रम है उसको हम किस तरह से रिओर्गनाइज करें कि उसका जो आउटकम है वो हमारा बढ़े। बहुत सारे हमारे संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वैज्ञानिक हैं, और उसको किस तरह से हम रिओर्गनाइज करें कि जो जितना आज हम खर्च करते हैं उससे अधिक जो आउटकम आए और उससे किसानों को फ़ायदा मिले। दूसरा उसमें यह था कि वे प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरह से अनुसंधान में शामिल करें, जबकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की बातें बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं और कुछ एक जैसे विषयों पर हमारा बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशंस भी है प्राइवेट सेक्टर के साथ। जिस तरह से वैरायटी टेस्टिंग की हम बात करते हैं, ब्रीडर सीड जो हम शेयर प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, उसी तरह जर्म प्लांट शेयरिंग होता है और आजकल लाइसेंसिंग के थ्रू वैरायटीज़ की हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें उनके कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, जिस तरह का सिस्टम है ICR का, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वो करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें किस तरह से कोर रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर साथ मिलके पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से जो हमारे लगभग जिस तरह से बात हुई कि 550, जब मैं सीड कंपनीज़ की बात करता हूँ तो उसमें से 40 के आसपास जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, 510 हमारी इंडियन कंपनीज हैं, और इनमें लगभग 110-115 कंपनीज के पास एक बहुत ही अच्छा R&D का सेटअप है, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग है। तो उस तरह की जो सुविधाएं हैं, किस तरह से हमारे पास मैन पावर है, नॉलेज है, मटेरियल है, कैसे हम दोनों को इम्प्लीमेंट करके और प्रोग्राम मोड में, जो कि आज की डेट में उतना नहीं है, एक चैलेंज फंडिंग के द्वारा एक फंडिंग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम आज की डेट में ऑयल सीड पल्सीज के लिए जूझते हैं, एक बहुत भारी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कैसे घटाएं और दोनों सेक्टर मिलकर साथ किस तरह से उसमें रिसर्च करें और उस रिसर्च का फ़ायदा हमारे किसान को हो, पैदावार बढ़े। और जो बार बार कभी सूखे की बात आती है, कभी अधिक बरसात की बात आती है, तो उन विषयों को भी किस तरह से दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर एड्रेस करें, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड की बात करें, पल्सीज की बात करें, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो और हम ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट करें। प्राइवेट सेक्टर भी अपनी जो पूरी क्षमता और नॉलेज के साथ, और पब्लिक सेक्टर अपने रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, अपने वैज्ञानिकों की स्ट्रेंथ के साथ हम साथ मिलकर काम करें, उसी पर चर्चा हुई। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर का आप कई जगह जाकर देखें, सेटअप देखेंगे तो उनकी लेबोरेटरी, उनके साइंटिस्ट, क्योंकि उनका बार बार जो फॉरेन में जाना, फॉरेन की ट्रेनिंग वगैरह कई बार हमसे ज़्यादा होती है, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन टीचिंग में भी, जो आपका एजुकेशन में भी निश्चित रूप से रहेगा। और एक सैंडविच प्रोग्राम जैसे होता है कि हम अपने पब्लिक सेक्टर में छात्र जो है वो अपना जो कोर्स का काम कंप्लीट करता है और उसको हम जो उसकी रिसर्च कंपोनेंट के लिए हम प्राइवेट सेक्टर के साथ उसको लगा सकते हैं। उसके दो फायदे होंगे, एक तो उसको हमारे जो छात्र को है उसको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और जो इंडस्ट्री को जिस तरह का उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो एक इंडस्ट्री रेडी ह्यूमन रिसोर्स भी उस एजुकेशन के कोलैबोरेशन से निश्चित रूप से मिलेगा। ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है ICR की और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं, इवन साइंटिस्ट भी हैं जो लंबे समय तक जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से नहीं वाकिफ होते, तो ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट हमारा जो ICR में रहेगा और हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहेगा, तो उसमें भी निश्चित रूप से हम अपनी आगे की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप कार्यक्रम में दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आज के हमारे सेगमेंट में बात होगी कृषि में क्रांति की। जी हाँ, जिसे हम जानते हैं ड्रोन के नाम से। ड्रोन की बात करें तो इसका उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है। किसानों की सहूलियत के लिए इसे तैयार किया गया है और अब किसानों तक इसकी पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। आइए ड्रोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान का। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं।
अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम सजावटी फसलों और फूल की 7 प्रमुख किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से उद्यान और सजावट के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाब और गेंदा की। गुलाब की प्रमुख किस्में हैं हाइब्रिड टी और फ्लोरिबुंडा। हाइब्रिड टी गुलाब अपने बड़े और खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है, जबकि फ्लोरिबुंडा गुलाब की किस्में लंबी अवधि तक खिलती हैं और सुंदर रंग प्रदान करती हैं। गेंदा की बात करें तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड 2 प्रमुख किस्में हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड की बड़ी और चमकदार कलियां होती हैं, जबकि फ्रेंच मैरीगोल्ड छोटी और रंग बिरंगी होती हैं, जो सजावट में 4 चांद लगाती हैं। इसके अलावा ग्लैडियोलस, लिली, ट्यूलिप और ऑर्किड जैसे फूल भी सजावटी फसलों में शामिल हैं। ग्लैडियोलस अपने लंबे और रंगीन फूलों के लिए जाना जाता है, जबकि लिली की सुगंध और रंगीनता इसे खास बनाती है। ट्यूलिप और ऑर्किड भी अपने आकर्षक रंगों और अनोखे रूपों के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका उपयोग विभिन्न अवसरों पर सजावट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था सजावटी फसलों और फूल की प्रमुख 7 किस्मों पर हमारा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे मिलवाते हैं, उनकी दास्तान आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश यही रहती है कि उनकी दास्तान को जानकर आप उनसे प्रेरित हो सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानने के लिए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं।
साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था, तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकालता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे दे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदू सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरके रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आरके रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं।
बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, जानने के लिए आइए रुख करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान इस मौसम में बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान कीवी फल को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी को बेधक रोग से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। ओडिशा में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। ओडिशा में किसान धान, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। ओडिशा में मूंगफली में टिक्का रोग दिखाई देने पर किसान जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान हल्दी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। छत्तीसगढ़ में मक्का किसान 20 या 25 दिन पहले बोई मक्का में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डाल लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। छत्तीसगढ़ में ही सोयाबीन में इल्ली के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। आंध्र प्रदेश के किसान कपास को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। साथ ही यहां रागी को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहां इस समय सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान धान, बाजरा, लोबिया और उड़द की बुवाई कर लें। तमिलनाडु में इस समय मिर्च, बैंगन, लौकी और केले के पौधे लगाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में इस समय ज्वार और लोबिया की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा कार्ड है जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है अपना केसीसी तो आइए बताते हैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था।
भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके पास, हम तक आप पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ही नहीं, कृषि विज्ञान में शिक्षा हासिल कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कृषि की पढ़ाई में भी हैं अपार संभावनाएं। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एग्री की उड़ान देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ नित नए अनुसंधान को दिशा देने में लगा है। एग्री की उड़ान 22 सितंबर से हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।